नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। इस रंग बिरंगी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कलरफुल वर्ल्ड हमें दिखाई देता है। पहले पार्ट में हमने ह्यूमन आई पढ़ा, ह्यूमन आई के पार्ट्स पढ़े और उनके फंक्शंस पढ़े, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा और हमारे ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। बच्चों, ये ग्लास प्रिज्म होता है। ग्लास प्रिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें 5 सरफेसेस होती हैं, 5 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से बना होता है। एक नीचे होती है, 2 इधर होती हैं और 2 इस तरीके से होती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिज्म। इस प्रिज्म में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है, जैसी लाइट रे इस तरीके से जाती है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जैसी इसमें जाएगी तो यहाँ पर रेयरर मीडियम बना हुआ है और यहाँ पर डेंसर मीडियम बना हुआ है। When the light ray travels from the rarer medium to the denser medium, then it deviates from its path and bends towards the normal. नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल बनाया और लाइट रे नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई, सीधी ना जाके यहाँ से बेंड हो गई, फिर अगेन बाहर जाएगी तो बाहर जाके फिर से बेंड हो जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, ये अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। इसमें PQ जो लाइन है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, QR को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, RS को इमर्जेंट रे कहते हैं जो बाहर आ जाती है। एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एंगल है बच्चों इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों क्या होता है, लाइट रे ऐसे जा रही है, कितने एंगल पे लाइट रे अपने रास्ते से चेंज हो गई उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अपने रास्ते से कितना एंगल डेविएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए लाइट रे ऐसे जा रही थी, इसका असली पाथ ये था, जैसी लाइट रे यहाँ से बेंड होगी इस तरीके से पहुंच गई तो अपने रास्ते से कितना बेंड हुई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बच्चों लाइट का पाथ ये था और यहाँ से इतने एंगल पे डेविएट होकर इधर चलेगी, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल R1 और R2 जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल I इंसिडेंट एंगल है और एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये किन बात पर डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। जैसे कि रेड कलर होता है तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने से लिखा रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, देन इसका लोएस्ट एंगल ऑफ डेविएशन होता है, सबसे कम डेविएट करती है। तो बच्चों जैसे ही रेड कलर जाएगी तो रेड कलर कम डेविएट करेगी और लेकिन वॉयलेट कलर जो होगा वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। क्यों डेविएट किया वॉयलेट कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। वेवलेंथ लीस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन एंड लीस्ट वेवलेंथ हैज अ हाईएस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हम प्रिज्म को लेके, जिसमें उसने कई तरह की लाइट निकाली थी। जैसे उसने व्हाइट लाइट रे निकाली तो व्हाइट लाइट रे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इस व्हाइट लाइट रे का 7 कलर्स में डिवाइड होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहता है। व्हेन द व्हाइट लाइट रे इज passing through the glass prism then it deviates into the 7 constituents of colors. This phenomenon is called dispersion of light. वो जो कलर्स होते हैं उनको याद करने का तरीका होता है विबग्योर। क्या होता है बच्चों, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से हम देखते हैं। बच्चों मैंने बताया था रेड कलर सबसे ऊपर रहता है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊं तो सबसे कम एंगल बन रहा है रेड का, सबसे ज़्यादा एंगल बन रहा है वॉयलेट का, क्योंकि वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है इसलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए वो कम डेविएट होता है, एंगल ऑफ डेविएशन उसका सबसे कम है। समझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन को हम डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं इसके बारे में। डिस्पर्सिव पावर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। प्यारे बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चों, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होता है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की 2 शर्तें होती हैं। उसमें I की वैल्यू R की इक्वल हो जाए और I की वैल्यू E की इक्वल हो जाए और R1 की वैल्यू R2 की इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 2 एंगल है I, E, R1, R2। अगर I की वैल्यू E की इक्वल हो जाए और R1 की वैल्यू R2 की इक्वल हो जाए, इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कहते हैं। ये एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा ही
dispersion of light. समझ में आई बात की नहीं? What is the dispersion of light? When the white light ray is passing through the glass prism, then it deviates into the 7 constituents of color. This phenomena is called dispersion of light. क्या बात समझ में आ गई? बोलो yes or no? ठीक है सर। अब हम एक बात समझते हैं, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इतना ही है। एक एक्सपेरिमेंट और किया था न्यूटन साहब ने। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, इससे व्हाइट लाइट रे पास की तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होगी, लेकिन जैसे ही इन्होंने उल्टा प्रिज्म लगा दिया तो यही 7 कलर्स द्वारा से फिर व्हाइट लाइट बन गई। समझिए, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स डिस्पर्जन हो जाता है। यहाँ पर फिर से द्वारा से पूरे कलर्स व्हाइट लाइट फॉर्म हो जाती है। क्लियर है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझ में आया बच्चों? इसके बाद रेनबो कैसे होता है। रेनबो हमेशा जब बरसात होती है तो बरसात के जस्ट बाद जो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रह जाती हैं उनकी वजह से रेनबो फॉर्म होता है। जैसे ये ड्रॉपलेट्स है, जैसी व्हाइट लाइट रे इसमें प्रिज्म में एंटर करती है तो ये जो ड्रॉपलेट है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जैसी ड्रॉप में जाएगी तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, तो साथ में इसका डिस्पर्जन होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर 7 कलर्स में डिवाइड होगा, डिस्पर्जन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद अगेन रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा इसे ये 7 कलर्स दिखाई देंगे और ये 7 कलर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसे दिखता है। समझिए, जैसे पीछे सन है, पीछे सन से वाटर में ड्रॉपलेट्स के अंदर लाइट रे एंटर करी, एंटर करने के जस्ट बाद वहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन के बाद उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन होकर फिर हमें इस तरीके से 7 कलर्स में दिखाई देने लग जाता है। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हाउ रेनबो फॉर्म। समझ में आया बच्चों? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? क्या होता है कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ये एटमॉस्फेयर है। जैसी लाइट की रे इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एंटर करने के बाद बेंड हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर लेयर बाय लेयर बना हुआ है। अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है और जब डेंसिटी अलग अलग होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो लाइट रे बेंड होगी, बेंड होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगी। इस पूरी फिनोमेना को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? व्हेन द लाइट रे बेंड्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट रे जो बैंड होती है उसमें जो रिफ्लेक्शन आता है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जैसे स्टार पर ट्विंकल करना, स्टार अपनी पोजीशन में ना दिखाई देना, अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखना, एक्चुअल ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, फ्लक्चुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट सीन्स फ्रॉम द हॉट एयर, एक है थ्रेटेंड अपीयरेंस ऑफ द सन फ्लैट दिखाई देना। ये सब किसकी वजह से होता है बच्चों? किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बच्चों क्या होता है, स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं, स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ में हम खड़े हुए हैं, ये एटमॉस्फेयर है, स्टार्स बहुत दूर है। जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो पॉइंट जैसा प्रतीत होता है। कैसा लगता है हमें? पॉइंट जैसा लगता है। वहाँ से सिंगल लाइट से कमिंग होती है, सिंगल लाइट से कमिंग फ्रॉम द स्टार्स एंड एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट बेंड्स एंड रीचेस टू आवर आइज। हमारी आँख तक पहुँचती है बेंड होने के बाद, तो हमें ये अपनी पोजीशन से ऊपर तो दिखाई देगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं है, चलता रहता है और इस लाइट को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए हमें कभी स्टार दिखता है, कभी नहीं दिखता, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने, एटमॉस्फेयर की मूवमेंट की वजह से और स्टार्स के बहुत दूर होने की वजह से होता है। समझ में आया? बस इसको आप लिख देना और ये डायग्राम एग्जाम में आप बना सकते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कोई भी आएगा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? प्लेनेट क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लेनेट हमारे पास होते हैं। प्लेनेट से ये प्लेनेट बहुत बड़े होते हैं, वहाँ से लाइट रे जो हमारे पास आती है बहुत सारी आती है, इसलिए जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो उसे डिस्टर्बेंस नहीं कर पाता। बट स्टार्स बहुत दूर होते हैं, वहाँ से सिंगल लाइट रे कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए स्टार्स हमें ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? दे आर वेरी नियर टू अस, देयर आर द लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स, देयर इज नो डिस्टर्बेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, इसलिए प्लैनेट ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं व्हाई अपीयर्स हायर
स्टार जो है वो अपनी पोजीशन से ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसी लाइट एंटर करती है तो बेंड हो जाती है, बेंड होकर हमारे यहाँ तक पहुँचती है, हमें दिखता है कि स्टार यहाँ पर है, स्टार होता है यहाँ पर है, दिखता ऊपर है। तो स्टार अपनी पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है, वो भी किस वजह से होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्लियर है? सेम डायग्राम यहाँ बना देंगे, सेम इसके बारे में ऐसा लिख देंगे, जो मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं। बच्चों एक फिनोमेना और होता है एडवांस सनराइज और डिलेशन। एडवांस सनराइज और डिलेशन सनसेट। सुबह सुबह हम निकलते हैं, सुबह सुबह हम देखते हैं, हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हमारी आँख होती है यहाँ पर, हम सन को देखते हैं, सन हॉरिजन से नीचे होता है। लेकिन बच्चों जैसी सन की लाइट इसमें एंटर करती है, एंटर करने के बाद ये बेंड होकर हमारे यहाँ तक पहुँचती है। तो एक्चुअली में सन अभी राइज किया ही नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में सन यहाँ पे हमें दिखाई देने लग जाता है। एक्चुअल सन और एपरेंट सन दोनों के बीच में 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। कितना होता है बच्चों? 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है, 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। सन एडवांस में ही राइज कर गया, एक्चुअली में अभी नीचे है, पर एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में लाइट के बेंड होने की वजह से हमें सन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? एडवांस सनराइज कहते हैं। इसी तरह डिले सनसेट हो जाता है। सनसेट अभी एक्चुअली में हो गया, सनसेट एक्चुअल में हो गया, लेकिन लाइट रे ऐसी कमिंग होती है, हमारे यहाँ तक पहुँचती है, बेंड होके हमें यहाँ दिखाई देने लग जाता है। सन हमें दिखता है यहाँ है, होता है यहाँ, इसका मतलब डिले सनसेट हो रहा है। एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन और अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन के बीच में कितना डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों? 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। अगर ये ना हो एटमॉस्फेयर तो हमारा दिन 2 मिनट छोटा पड़ जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल क्लियर है। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द हॉट एयर। जब हम हॉट एयर से ये गर्म लकड़ी जल रही है, इनके ऊपर गर्म हवा है, ये वाली जो एयर है वो कैसी एयर है बच्चों? हॉट एयर। इस हॉट एयर में से पेड़ को देख रहे हैं हम तो फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, हिलते डुलते दिखाई देते हैं। तो ये हिलते डुलते दिखने का मतलब है फ्लिकरिंग करना। फ्लिकरिंग करना किसकी वजह से हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन बच्चों? ये जो अग्नि है, आग है, फायर है, फायर के ऊपर ये जो हवा है ये बिल्कुल हॉट एयर है। कैसी है? हॉट एयर। बाहर कौन सी एयर होती है? कोल्ड एयर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर देख रहे हैं तो आपको बीच में हॉट एयर आ रही है, कोल्ड एयर आ रही है, 2 तरह की एयर आ रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट रे बेंड होगी, रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड होगी, और बेंड होगी हमारे यहाँ तक पहुँचेगी, तो इसलिए हमें फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है। तो ये होता है फ्लिकरिंग ओवर द हॉट सरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक है। तो बच्चों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इसमें मेन बात है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। हायर वेवलेंथ होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही कम होगा, और लोएस्ट वेवलेंथ होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की 2 शर्तें होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होना चाहिए और R1 की वैल्यू R2 की इक्वल होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन द व्हाइट लाइट रे पासिंग टू द ग्लास प्रिज्म देन इट डेविएट्स इनटू द 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद रेनबो कैसे फॉर्म होता है? रेनबो वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ प्रिज्म बिहेव करती हैं, जैसी लाइट इसमें एंटर करती हैं तो डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, अगेन रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इन सब चीज़ों से रेनबो फॉर्म होता है, यहाँ पे दिखाई देता है। हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है। क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझते हुए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्लियर है? लाइट रे बेंड हो जाती है जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अपनी पोजीशन से ऊपर दिखते हैं। एडवांस सनराइज डिले सनसेट, फ्लैटेड ऑब्जेक्ट फ्लैट कैसे करता है? तो बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कंसेप्ट समझ में आया। स्टार बहुत दूर होते हैं, वहाँ से सिंगल लाइट की कमिंग होती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट ना होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से हमें स्टार ट्विंकल्स करते हुए दिखाई देते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि बताइए, प्लैनेट्स हमारे पास होते हैं, वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आता है जो कि डिस्टर्ब नहीं होता, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। स्टार्स अपनी पोजीशन से ऊपर दिखते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट बेंड होकर हमारे यहाँ तक पहुँचती है, हमें यहाँ ऊपर दिखता है स्टार। क्यों होता है बच्चों? समझ में आ रहा है सब काम? एडवांस सनराइज डिले सनसेट अभी आपने समझा। इसके बाद बच्चों हम समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई भी लाइट किसी पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है।
स्प्रेडिंग आउट ऑफ द पार्टिकल्स, स्प्रेडिंग आउट ऑफ द लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक टू द पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी एयर के पार्टिकल से या कहीं भी लाइट टकराएगी किसी पार्टिकल से तो वो चारों दिशा में क्या हो जाएगी, फैल जाती है। इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्मॉल पार्टिकल्स में वेवलेंथ अगर लाइट की स्मॉल पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के साइज से 1/10 टाइम्स हो तो सबसे ज़्यादा रेड कलर स्कैटर्ड होता है। कौन सा कलर स्कैटर्ड होता है, सॉरी ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है। जब पार्टिकल का साइज बहुत ही कम हो, वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल हो तो कौन सा कलर स्कैटर्ड होगा, ब्लू कलर। पार्टिकल का साइज थोड़ा मीडियम टाइप का हो तो रेड कलर स्कैटर्ड होता है। पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा हो, लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो तो वहाँ पर ऑल कलर्स स्कैटर्ड होते हैं, सभी के सभी कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड की रिलेक्स ने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि जो स्कैटरिंग का अमाउंट होता है वो वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसके 4 पावर्स टाइम्स स्कैटरिंग कम होगा। जिसकी जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उसका स्कैटरिंग उतना ही कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसका स्कैटरिंग कम, तो बताइए स्कैटरिंग सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है इसलिए उसका स्कैटरिंग कम होगा। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, जो किसी पार्टिकल से टकरा के चारों दिशा में ना फैले उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग होता है। समझे? पार्टिकल से टकरा के जब कोई भी लाइट चारों दिशा में फैल गई, आगे बढ़ ही नहीं पाई, उसे बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ रहा? रेड कलर दूर से हमें दिखाई देता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने से स्कैटरिंग कम होता है। स्कैटरिंग कम होता है इसलिए हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है। समझ में आ रहा है? ये बात आपको पता होना चाहिए। रिलेक्स ने जो थ्योरी दी थी स्कैटरिंग की वो है स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ की पावर 4। समझे? स्कैटरिंग का मतलब होता है बच्चों जब कोई लाइट रे किसी पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो वो स्प्रेडिंग आउट हो जाती है इन द ऑल डायरेक्शंस, इज नॉन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमेशा वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है इसलिए उसका स्कैटरिंग कम होता है, और ब्लू कलर और वॉयलेट कलर्स का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है इसलिए उनका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्काई का कलर ब्लू कलर होता है। इसके एग्जाम्पल स्कैटरिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्काई का कलर ब्लू हमें क्यों दिखाई देता है? प्यारे बच्चों, स्काई जो एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर पार्टिकल्स कैसे हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं या बड़े पार्टिकल्स हैं? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। आपको मैंने बताया स्मॉल पार्टिकल से कौन सा कलर स्कैटर्ड होता है, जनरली ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। सबसे कम तो वॉयलेट की होती है, पर वॉयलेट कलर सभी डायरेक्शंस में स्कैटर्ड नहीं हो पाता, ज़्यादातर ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है और अमाउंट ब्लू का ज़्यादा होता है लाइट के अंदर। वॉयलेट बहुत ही कम होता है। स्कैटरिंग वॉयलेट का ही होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन ब्लू कलर इसलिए दिखता है क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लू कलर इज हायर देन द वॉयलेट। लाइट के अंदर ब्लू कलर सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले वॉयलेट का होगा स्कैटरिंग, ब्लू का सबसे ज़्यादा हो जाता है, ऑल डायरेक्शन में हो जाता है इसलिए हमें ब्लू कलर ही दिखाई देता है। ऊपर स्मॉल पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल जनरली ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। समझे? इसलिए हमें स्काई जो रहता है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमें कैसा दिखेगा, पूरा का पूरा आसमान ब्लू कलर का दिखेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये सब होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में हमें रेडिश दिखाई देता है। सन क्यों दिखाई देता है बच्चों रेडिश? जरा ध्यान देना। सुबह के समय लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। देखो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं और ये एटमॉस्फेयर है, तो बच्चों ये दिन के समय और ये शाम के समय या मॉर्निंग के समय डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है? मॉर्निंग में और दिन में? मॉर्निंग में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और आफ्टरनून 12-1 बजे की समथिंग यहाँ पे सन होता है तो सन को डिस्टेंस, लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन सी वेव कर सकती है, कौन सा कलर कर सकता है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो, जो स्कैटरिंग जिसका कम हो, जो फैल ना जाए कहीं, दूर तक जा पाए, तो वो कौन सा कलर जा सकता है? रेड कलर। तो रेड कलर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है और इवनिंग एंड मॉर्निंग में हायर डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत पड़ती है लाइट को, इसलिए रेड कलर ही शाम की और सुबह समय दिखाई देता है, बाकी के कलर्स दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे सन ऊपर आते जाते हैं तो डिस्टेंस जो है कम होती चली जाती है, इसलिए हमें ऑल कलर्स दिखाई देते हैं। जनरली वाइट जैसा प्रतीत होता है, येलो प्रतीत होता है। समझे कि नहीं समझे? तो सुबह समय एक क्लाउड्स का कलर वाइट क्यों होता है? क्योंकि क्लाउड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स उसमें इंक्लूड रहते हैं,
तो जो पार्टिकल का साइज रहता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जब ऑल कलर स्कैटर्ड हो जाएंगे तो कौन सा कलर दिखेगा हमें बच्चों? व्हाइट कलर दिखेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डेंजर साइन हैज अ रेड कलर। खतरा हमेशा लाल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? लाल से, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है दूर से। रेड से इसलिए लिखा जाता है बेटा, खतरे का साइन खतरा होता है, समझे? डेंजर होता है। अगर डेंजर को हम किसी और कलर से लिखेंगे तो दूर से दिखाई नहीं देगा, और हम बगल में पढ़ने जाएंगे जब तक पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे, समझे? उसको पढ़ने जाएंगे ना तो पढ़ने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए डेंजर का साइन हमेशा रेड से लिखा जाता है, जिससे कि दूर से भी हमें वो दिखाई दे। तो दूर से कब दिखाई देगा? क्यों दिखाई देता है रेड साइन? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उसका लिस्ट स्कैटर्ड होता है, स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए हमें दूर से दिखाई देता है। समझे? क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ है। रेड लाइट इज स्कैटरिंग द लीस्ट, स्कैटर्ड सबसे कम होता है। दीज पार्टिकल दिस मीन्स इट ट्रेवल लॉन्ग अ डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसलिए हमें ये ज़्यादा दूर से भी दिखाई देती है। समझे? बोलो हाँ या ना? बरसात हो, कोहरा हो, गर्मी सर्दी, सब में रेड कलर दिखाई देता है, इसलिए हमेशा सिग्नल का साइन भी रेड रखते हैं। ट्रेन वाले को कोहरे में भी दिखाई दे रहा है कि ट्रेन रुकनी है, समझे? अगर कोई और कलर रख देंगे तो दिखाई नहीं देगा। कोहरा हो रहा है, सुबह का टाइम है, कोहरे में दिखाई नहीं दिए, उसने ट्रेन नहीं रोकी तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए रेड कलर इसलिए रखा जाता है जिससे दूर से दिखाई जाए। सिग्नल का साइन रेड रखते हैं और डेंजर का साइन रेड रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रेड कलर का बच्चों क्या ज़्यादा होता है? वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए वो हमें दूर से दिखाई दे देता है। हर पॉइंट स्कैटरिंग पे बेस्ड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब के सब स्कैटरिंग पे बेस्ड है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बेटा देखो ये डार्क रूम है, कहाँ देखने को मिलता है हमें? टिंडल इफेक्ट एक तो डार्क रूम में देखने को मिलता है, सबसे नंबर 1 डार्क रूम में देखने को मिलेगा, और 2 फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये जो लाइट है वाइट, ये जो लाइट रे दिख रही है ना आपको, ये लाइट रे का पाथ हमें विजिबल होने लग जाए। जैसी लाइट रे को किसी कॉलोइडल पार्टिकल से गुजारते हैं, कहाँ से? कॉलोइडल पार्टिकल से गुजारते हैं, तो उसका लाइट का पाथ विजिबल होने लग जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? When the white light is passing through the colloidal particles, then its path will be visible. Is known as Tyndall effect. Tyndall effect is the scattering of light as a light beam passes through the colloidal. अब fine suspension particles होते हैं, making the path of beam visible. Path of beam visible दिखाई देने लग जाता है, लाइट का पाथ दिखने लग जाएगा, लाइट कैसे जा रही है। देखो फॉरेस्ट में पाथ दिख रहे हैं, जितने भी लाइट के पाथ दिख रहे हैं, इधर लाइट जा रही है, इधर लाइट जा रही है, लाइट का पाथ दिखाई देने लग जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। जॉन टिंडल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था 19वीं सेंचुरी में, तब से हमने इसका नाम टिंडल इफेक्ट दे दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का डायग्राम एग्जाम में आता है। मायोपिया क्या है, इसके कॉजेस और इसको कैसे करेक्ट करते हैं, इसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसके कॉजेस, करेक्शन और इसका डायग्राम। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, 7 कलर्स में डिवाइड करना। और बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इंपोर्टेंट है। एडवांस सनलाइट डिले सनसेट समझाया मैंने। एपीएस स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है और डेंजर का साइन रेड क्यों होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और प्यारे बच्चों ये जिसको ये नोट्स चाहिए टेलीग्राम लिंक पे जाए, ये सर्च करें द के फिजिक्स नाम से, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। आपको ये पूरी की पूरी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।